नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात में हर रोज मैं आपको शुरू में फिगर्स बताता हूं कि देश में कोरोना के कितने केसेस बढ़ गए, कितने लोग की मौत हुई, कौन कौन से शहरों में वायरस आज ज्यादा तेजी से फैला, कहां खतरा ज्यादा है। लेकिन आज मैं एक ऐसे वायरस के बारे में बात करना चाहता हूं जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। ये वो वायरस है जो कोरोना वायरस को ताकत दे रहा है और इस एक नहीं कई वायरस हमारे देश में फैले हैं। ये वायरस है लापरवाही का, ये वायरस है लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी करने का, ये वायरस है आपकी जान बचाने, अपनी जान खतरे में डालकर सेवा करने वाले डॉक्टर पर हमले का। ये वायरस है आपको सुरक्षा देने के लिए इस वायरस से बचाने के काम में लगे पुलिस वालों पर हमले का। ये वायरस है सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह देने वाले पड़ोसियों से मारपीट करने का, गाली गलौज करने का। यह वायरस है शराब की तलब में होश और हवास खोकर दुकानों में भीड़ लगाने का और शराब पीने के बाद दंगा करने का। यह वायरस है मास्क पहनने की सलाह देने वालों को खूनम खून कर देने का। यह वायरस है बात बात पर नफरत की बातें रिकॉर्ड करके वीडियो वायरल करने का। यह वायरस है हर बात को मजहब का रंग देकर भीड़ को भड़काने का। यह वायरस है हर बात के लिए मीडिया को दोषी ठहराने का। आज मैं आपको इस वायरस की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा ताकि आपको एहसास हो कि इस वायरस को रोकना कितना जरूरी है। इस वायरस का एक वीडियो आज मैंने देखा जिसे देखकर मन विचलित हो गया। अगर ये तस्वीरें आपको परेशान कर दें, विचलित कर दें, तो आप मुझे माफ कीजिएगा। शुरू में आपको लगेगा ये दो चार लोगों का आपसी झगड़ा है, लेकिन जब तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मुंबई में एक शख्स को कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया, उसकी जान लेने की कोशिश की, क्योंकि उसने इन लोगों से मास्क लगाने की प्रार्थना की थी। इन लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह किया था और इन जाहिल लोगों ने इस शख्स को शुक्रिया अदा करने के बजाय उस पर हमला कर दिया, उसको चाकू से गोद डाला, तलवार से उसका सिर फाड़ दिया। 6 इंच से ज्यादा के कट इस शख्स की बॉडी पर है। मैंने स्ट्रेचर पर खून से लथपथ उसका शरीर देखा तो खून खौल गया। मैं सबसे पहले इसी वायरस की बात करूंगा। यह वायरस कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, कोरोना को फैलाने में मदद कर रहा है। यह वायरस कितना खतरनाक है इसका एहसास आपको तब होगा जब आप मुंबई के इंदर सिंह की तस्वीरें देखेंगे। और मैंने पहले कहा तस्वीरें भयानक हैं, डरावनी हैं, लेकिन लोगों के पागलपन को, लोगों की क्रूरता को, बर्बरता को दिखाने के लिए ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है। खून से लथपथ एक एक सांस के लिए तड़पता जो शरीर आप देख रहे हैं वो इंदर सिंह का है। इंदर सिंह के शरीर के खाब देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। कोई ऐसा वैश्यपन तो अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। इंदर सिंह का जिन लोगों ने हाल किया वो तो इंदर के दुश्मन नहीं थे, इंदर उन्हें अपना दोस्त मानता था, सही सलाह दे रहा था। इंदर सिंह राणा मुंबई के तिलक नगर इलाके में रहते हैं। इस इलाके में सलीम सिद्दीकी नाम का शख्स अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। उसने मास्क नहीं लगाया था। इंदर ने समझाया कोरोना का खतरा है, मास्क लगाकर बाहर निकलो, ऐसे खड़े होना ठीक नहीं है। बस ये बात सलीम सिद्दीकी को बुरी लग गई। उस वक्त तो मामला शांत हो गया, लेकिन सलीम थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों को लेकर आया। उसने इंदर की सलाह को नेकदिली नहीं समझा। सलीम को मास्क पहनने की सलाह अपनी बेइज्जती लगी और वो पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ लौटा। इंदर सिंह के घर के पास सलीम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इंदर पर तलवारों और चाकू से हमला किया। इस हमले में इंदर का क्या हाल हुआ ये तो वीडियो में आप देख रहे हैं। इंदर के शरीर पर घाव है, खून ही खून है। इन दरिंदों ने इंदर सिंह को जान से मारने का पूरा इंतजाम कर दिया था, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि इंदर की सांसें चल रही हैं। हालांकि वो खतरे से बाहर नहीं है क्योंकि पीठ पर गहरे घाव हैं। सिर तो बीच से पूरी तरह फट गया है, करीब 10 इंच का घाव है। सिर पर घाव तलवार से हुआ। जरा सोचिए, इंदर सिंह ने पगड़ी पहनी हुई थी, बाल बांधे हुए थे, उसके बाद भी तलवार ने पूरा सिर फाड़ दिया। अगर पगड़ी ना होती तो इंदर सिंह हॉस्पिटल भी ना पहुंच पाते।
इस शख्स ने कोरोना से जान बचाने की सलाह दी थी, अब वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। क्या ये इंसानियत है? क्या ऐसा करने वालों को शैतान ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? इंदर सिंह राणा फिलहाल हॉस्पिटल में है, आईसीयू में मौत से लड़ रहे हैं। जब सलीम और उसके साथियों ने इंदर पर हमला किया तो इंदर के छोटे भाई कीर्ति राणा ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सलीम के साथियों ने कीर्ति पर भी तलवार से हमला किया। उसके हाथ में भी चोट आई है। क्योंकि हमला करने वालों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए कीर्ति वहाँ से भागे। पुलिस को खबर दी। जब तक पुलिस पहुँचती तब तक सलीम और उसके साथी इंदर सिंह को खून करके भाग चुके थे। आज हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने इस मामले की तह में जाने की कोशिश की। जिस जगह घटना हुई थी वहाँ गए, पुलिस से बात की, इंदर के परिवार वालों से मिले। सबका यही कहना था कि इंदर ने सलीम को उसके भले के लिए सलाह दी थी, लेकिन वो बार बार अनसुनी करता रहा, बार बार बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहा था। जब उसे तीसरी बार टोका तो उसने इंदर को जान से मारने की कोशिश की। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिदा कि आप जी वेखण रहे हो, अपने वीर ਜਿਹੜੇ हॉस्पिटल ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਕਰੀਬਨ 150-200 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 4-5 ਮੁੰਡੇ ਰੋਡ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਘੁੰਮੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की। तो जो वीर ने उन्होंने कहा कि तुम सीधे से बात करो तो इन्हें विच वो गाला कढ़न लग पे। रात को 9:30 बजे घट तो घट 150-200 बंदे इकट्ठे करके इन्हों के घर के बाहर उन्होंने डेरा ला लिया। जो वीर शामी बाहर निकले, पहला तो आके इन्हों की पग नूं हथ मारिया, उस तो बाद इन्हों के वाल खोल के किरपाना नाल इन्हां ते हमला किया गया। इंदर सिंह राणा के भाई कीर्ति राणा हमले के वक्त भाई के साथ थे। हमले में वो भी जख्मी हुए। उन्होंने हमारे संवाददाता से बात की और पूरी बात बताई। इनके हाथ में यहाँ पर तलवार के निशान है, क्योंकि जब भाई पर हमला हुआ उसके बाद उन्होंने भाई को बचाने की कोशिश की। जिस आरोपी के शख्स के हाथ में तलवार था उसे पकड़ने की कोशिश की, उसके बाद इनके हाथ में चोट आई है। कीर्ति ये जानना चाहेंगे पूरी घटना कैसी हुई? सर ये घटना एक्चुअली सुबह से स्टार्ट है। हम लोग का समाज सेवा काम करते हैं। तो कोरोना बहुत फैल रहा है और यहाँ पीएल लोखंडे मार्ग में 106 हो चुका है। हमने सामने बैरिकेड लगाया था, वो भी बंद कर चुके थे। हर किसी को समझा रहे थे कि मास्क पहनो। हमने मास्क भी बांटा, मास्क बांटते वक्त भी कहाँ सुनी हुई, बहसबाजी हुई, लोग कंप्लेंट किए। फिर मेरे भाई ने भी समझाया था कि आप लोग मास्क पहनकर निकलिए, कोरोना फैल रहा है। तो उन लोगों ने हमारे साथ में धक्का मुक्की की, वो लोग ने भी कंप्लेंट करा। और शाम के वक्त ऐसा हुआ कि वो लोग इतनी तादाद में आ गए कि हम देख ही नहीं पाए कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। वो लोग सीधे तलवार, छुरा, चाकू, बाम्बू जो मिला उससे मेरे भाई को मारने लगे। मैंने मेरे भाई को बचाने की बहुत कोशिश की। जो तलवार मेरे भाई के ऊपर गिरी थी वो तलवार भी मैंने पकड़ ली। मुझे पाइप सब कुछ से मुझे मारा है। मुझे यहाँ भी लगा है, पीठ पर भी लगा है, यहाँ भी हाथ में देखो तलवार पकड़ा था उसके भी निशान हैं। बहुत मारा गया। लास्ट में मेरा भाई जब नीचे गिरा तब मैं भागा अपने आप को बचाने के लिए। इंदर पर हमला करने वाले अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। जो आरोपी हैं उन्होंने विक्टिम को उन पे अटैक किया। उनके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ था मास्क ना पहनने के कारण पे। इस केस में जो भी अक्यूज्ड हैं उन्हें पकड़ लिया गया है। आरोपी उनका अटक हो चुका है और उनका जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है तिलक नगर पुलिस स्टेशन कर रहा है। इसको किसी विशेष वर्ग से जोड़ना गलत होगा। ये एक आपस में इनका झगड़ा हुआ है। इसमें जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ा गया है, उनको अटक किया गया है और इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। इसलिए अभी कुछ भी कहना गलत होगा। 4 आरोपी जो हैं वो अटक हो गए हैं। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने अपनी बात बहुत संभल कर कही। हमला करने वाले का नाम और जो घायल शख्स है उसका नाम नहीं बताया, क्योंकि पुलिस को लगता है कि कहीं ये कम्युनल एंगल में ना बदल जाए। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह की रिपोर्ट में किसी को कोई सांप्रदायिकता, कोई कम्युनल एंगल नहीं देखना चाहिए। ये हिंदू और मुसलमान, ये सिख और मुसलमान का सवाल नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अपराधी का कोई मजहब नहीं होता।
अगर कोई किसी की हत्या करता है, किसी पर जानलेवा हमला करता है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। समाज के लिए वो सिर्फ हत्यारा होता है, और सिर्फ ऐसा मान के चलिए। इस मामले में तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी। इंदर ने सलीम को सिर्फ मास्क लगाने की सलाह दी थी, कोई गलती भी नहीं की थी। आजकल हर समझदार आदमी खुद मास्क लगा रहा है, दूसरों को मास्क लगाने के लिए कहता है। कई राज्यों में मास्क ना लगाने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। और मुंबई, वहां तो खतरा सबसे ज्यादा है, कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा हैं। मुंबई में मास्क न लगाने पर 2000 का जुर्माना वसूला जा रहा है। अगर इंदर ने किसी को मास्क लगाने की सलाह दी थी तो कोई गुनाह नहीं किया था, वो तो उसकी मदद करने की बात कर रहा था। लेकिन सलीम और उसके साथियों ने जो किया वो सिर्फ एक शख्स के साथ की क्रूरता नहीं, समाज की सेवा करने वाले सब लोगों के खिलाफ अपराध है। क्योंकि जब हर शख्स कोरोना से लड़ रहा है, उस वक्त इस तरह की हरकतें कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करती हैं, खतरे को बढ़ाती हैं, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करती हैं। इसलिए इस तरह के हमलावरों से, इस तरह की तलवारबाजी करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। लेकिन मुश्किल यह है कि इस तरह के लोग सिर्फ मुंबई में नहीं हैं, हर शहर में हैं। जगह जगह से ऐसी खबरें आती हैं। ये एक वायरस है जो तेजी से फैल रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। और मुंबई पुलिस को पता है कि इस वायरस से कैसे निपटा जाता है। और जब पुलिस अपने रंग में आती है तो फिर यही लोग जो इस वायरस को फैलाते हैं, जो दंगा करते हैं, खून बहाते हैं, हर किसी को चुनौती देते हैं, हाथ छोड़ने लगते हैं, रहम की भीख मांगने लगते हैं। आप देखिए, आजकल सबसे ज्यादा खतरा पब्लिक प्लेसेस पर थूकने से है। इसलिए ज्यादातर राज्यों में पान, बीड़ी, गुटखा की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी है। थूकने पर फाइन किया जाता है, लेकिन कुछ लोग बाज नहीं आते। एक जनाब मुंबई में खुलेआम पान, गुटखा, सिगरेट बेच रहे थे। लोगों ने टोका, बोले जो उखाड़ना है उखाड़ लो, बेचेंगे, जो रोक सके तो रोक लो। सिगरेट गुटखा सब बेचता हूँ, फोटो हजार बचाता हूँ, वायरल हो, ये हंगामा हो। पूरा ले निकल, घर का एड्रेस दूं, फोन नंबर दूं, लिख गाड़ी का लिख, फ्लैट नंबर 305, हाउस नंबर 995, बाबू चुनी वाला कंपाउंड, पूरा बायोडाटा है, पुलिस स्टेशन भोईवाड़ा। अब जो उखाड़ता मैंने उखाड़ लेना। अब ये जनाब चैलेंज करके निकल गए। वीडियो पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस ने इस महाशय को गुटखा बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ा। और इसके बाद इनका क्या हाल हुआ, इनका चैलेंज कैसे पूरा हुआ, ये जरा देखिए। सर आज के बाद नहीं दिखूंगा, सर एकदम से बेकार हो गया, आज के बाद नहीं दिखूंगा, नहीं दिखूंगा कोई चढ़ाया सर किसी को कुछ नहीं बोला सर कुछ नहीं बोला, कोई चढ़ाया आपको सर, माफ कर दीजिए, कोई सामने ला दीजिए सर कोई सर टॉयलेट हो गया सर सामने ला दीजिए सर, कुछ नहीं किसी को कुछ बोला सर, किसी को कुछ नहीं बोला सर, माफ कर दीजिए सर, सॉरी सर आज के बाद नहीं दिखूंगा, सर एकदम से बेकार हो गया, आज के बाद नहीं दिखूंगा, नहीं दिखूंगा सर, कोई चढ़ाया सर किसी को कुछ नहीं बोला सर कुछ नहीं बोला, कोई चढ़ाया आपको सर, माफ कर दीजिए, कोई सामने ला दीजिए सर कोई सर टॉयलेट हो गया सर, सामने ला दीजिए सर, कुछ नहीं किसी को कुछ बोला सर, किसी को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। मैं मानता हूं कि पुलिस को इस तरह की पिटाई करने का हक तो नहीं है। ह्यूमन राइट्स के कुछ कार्यकर्ता मैदान में आ जाएंगे, कहेंगे कि सजा देने का हक तो अदालत का है, पुलिस कैसे लाठी चला सकती है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, पुलिस भी करे तो क्या करे। जो लोग समाज को मुश्किल में डालें, वक्त की नज़ाकत को न समझें, सजा दिलाने के लिए, सबक सिखाने के लिए पुलिस अदालत के फैसले का इंतजार करे, तो फिर कोरोना से मुकाबला तो हो गया। पुलिस को चैलेंज करें, जिन्हें सही सलाह दी जाए वो पलटकर हमला करें, जिन्हें बात बुरी लगे वो मारने पीटने पर आ जाएं, तो फिर कभी कभी कड़वी दवाई देनी पड़ती है। जो लोग डंडे की भाषा समझते हैं उनके साथ थोड़ी बहुत मुलाकात तो होनी चाहिए। एक कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब इन महाशय को समझ आएगा, शायद इनकी हालत देखकर बाकी लोगों को भी समझ में आए, और इसका एक फ़ायदा होगा कि ये कोरोना से बचे रहेंगे। अगर इन्फेक्शन से पहले से ले आए हैं तो कम से कम दूसरों को इन्फेक्शन नहीं पहुंचा पाएंगे,
अब इन्हें कई दिन घर में रहना पड़ेगा। मुश्किल है कि इस तरह के लोग सिर्फ मुंबई में नहीं है, कोटा में भी थूकने से मना करने के चक्कर में दंगे जैसी नौबत आ गई। पत्थर चले, सिर फटे, खून बहा और दर्जन लोग जेल पहुंच गए। टोंक में पान की पीक ने दंगा करवा दिया। हुआ ये कि कल देर रात टोंक के मालपुरा इलाके में कुछ नौजवान ग्रुप में बैठे थे। इनमें से कुछ लड़के पान खा रहे थे और पान की पीक सड़क पर थूक रहे थे। वहां से इलाके के कुछ लोग गुजरे, उन्होंने इस तरह सड़क पर पान थूकने से मना किया, कोरोना के खतरे का हवाला दिया। लड़कों ने बहस की, लोगों ने बच्चा समझकर डांट दिया। लेकिन इन लोगों की बात पान की पीक थूकने वाले लड़कों को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने समझाने वालों से मारपीट शुरू कर दी। क्योंकि ग्रुप में बैठे लड़के मुस्लिम थे, थूकने से रोकने वाले बड़े बुजुर्ग हिंदू थे, तो इलाके में इतनी छोटी सी बात को हिंदू मुस्लिम झगड़ा बताकर माहौल खराब करने की कोशिश भी की गई। ये वो वायरस है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो अफवाहों से, जो वीडियो से, जो झूठ से फैलता है। काफी देर तक पत्थरबाजी हुई, 6 लोग के सिर फूटे, खून बहा, कई गाड़ियों और घरों के शीशे तोड़ दिए गए। मौके पर पुलिस पहुंची, हालात को काबू में कर लिया गया, 20 लोगों को पकड़ा गया। अब इलाके में पुलिस तैनात है तो शांति है। मैं आपसे फिर कहूंगा, ऐसी छोटी छोटी बातों को हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं बनाना चाहिए। मुझे तो हैरानी होगी कि लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि कोरोना न हिंदू देखता है न मुसलमान। जो लापरवाही करेगा वो खुद मरेगा, दूसरों को भी मुसीबत में डालेगा। टोंक में कोरोना के 136 मरीज हैं, लेकिन टोंक मालपुरा इलाका ग्रीन जोन में है, यहाँ कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। इसलिए अगर बड़े बुजुर्गों ने लड़कों को ग्रुप में बैठने से मना किया, थूकने से रोका, तो क्या गलत किया? इन लोगों पर पत्थर चलाने वाले जेल पहुंच गए। इसे किसी तरह का रंग देने की जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है बच्चे थे, गलती हो गई, जेल भेजना ठीक नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि सड़क पर रात में दोस्तों के साथ बैठकर पान की पीक दूसरों पर थूक सकता है, समझाने पर पत्थरबाजी कर सकता है, उसे बच्चा कैसे कहें? ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। लेकिन मुश्किल है कि इस तरह की खबरें कई जगह से आती हैं। पुलिस कितने लोगों को जेल में भेजेगी, कितने लोगों को कोरोना से बचाएगी? टोंक में तो लड़कों ने आम लोगों पर हमला किया, लेकिन मास्क पहनने के लिए कहने पर पुलिस वालों पर भी हमला हुआ। बुल्डाना में कोरोना वायरस के कुल मरीज सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा मरीज बुल्डाना के हसनिया मस्जिद चौक इलाके में है। इस इलाके में पुलिस ने सख्ती की। हालात को देखने के बाद भी इस इलाके के लोग मानने को तैयार नहीं है। अक्सर रात में कुछ लड़के घूमने निकल पड़ते हैं, वो भी बिना मास्क के। कल रात को भी लड़के निकले। ड्यूटी पर कांस्टेबल राजेंद्र निकलंजे थे। उन्होंने बाइक पर घूम रहे 5-6 लड़कों को रोका, पूछा मास्क क्यों नहीं पहना, कहाँ जा रहे हो? लड़कों के पास जवाब नहीं था। कांस्टेबल लड़कों को वापस घर जाने के लिए कहा। बस इतनी सी बात थी कि लड़के भड़क गए और उन्होंने कांस्टेबल राजेंद्र निकलंजे पर हमला कर दिया। लड़कों की हरकत सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में साफ दिखेगा लड़के पुलिस वाले के साथ मारपीट कर रहे हैं। आपको इस घटना की एक तस्वीर दूसरे एंगल से दिखाता हूं। इस तस्वीर में साफ दिखेगा कि कांस्टेबल राजेंद्र निकलंजे अपनी बाइक खड़ी करके लड़कों को समझाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये लड़के कांस्टेबल पर मिलकर हमला कर देते हैं। इन लड़कों के हाथों में लोहे के रॉड हैं। लड़के पुलिस वाले पर रॉड से वार करते हैं। हालांकि इस भीड़ में 1-2 लोग ऐसे थे जो इन लड़कों को समझाने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। और इस बीच कांस्टेबल राजेंद्र निकलंजे को थोड़ा मौका मिला, वो अपनी बाइक पर बैठकर हमलावरों से बचकर निकल गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें मुख्य आरोपी जावेद भी है। 3 लोग अभी फरार हैं। आमचे निकाळजे नावाचे कर्मचारी हे कर्तव्यावर असताना हमारे कर्मचारी जो ड्यूटी पर थे, उनके सामने से 2 बाइक पर 4 लोग जा रहे थे। उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। उन्हें रोका गया तो उन्होंने पुलिस कर्मियों से बहस शुरू कर दी। उसके बाद कहासुनी विवाद में बदल गई। ये लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने पुलिस वाले का कॉलर पकड़ा, उसे मारा। पुलिसकर्मी की शिकायत पर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। बाकी भी जल्द ही गिरफ्तार होंगे। त्यांचा शोध घेऊन त्यांना सुद्धा अटक करून पुढील कारवाई करेल। जो पुलिस वाला जान बचाने की सलाह दे, जो पुलिस वाला जान पर खेलकर अपनी ड्यूटी करे, उन पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन तो होना चाहिए।
आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठाया, सख्त कानून बनाया कि अब मेडिकल वॉरियर्स पर हमला करने वालों को 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा होगी। बाकी राज्यों में भी ऐसे ही नियम बनने चाहिए, ऐसे कानून बनने चाहिए। लेकिन सिर्फ कानून बनने से पुलिस वालों की मुसीबत खत्म नहीं हो जाएगी। पुलिस वालों के ये नई मुसीबत क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूं। देश भर से, दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह से शराब की दुकानों की जिस तरह की तस्वीर आ रही हैं, उन्हें देखकर मैं हैरान हूं। पहले लगा था कि पहले 2 दिन में शायद रास्ता निकल जाएगा, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि शराब की दुकानों पर कोरोना की वैक्सीन बांटी जा रही है। सबसे पहले दिल्ली का हाल देखिए। गोल मार्केट के इलाके में आज 1.5 महीने के बाद पहली बार वाइन शॉप खुली और इस तरह की खबरें लोगों के पास ज्यादा तेजी से पहुंची। शराब के शौकीन तय वक्त से पहले पहुंच गए। जब तक दुकान खुली तब तक लाइन 2.5 किलोमीटर लंबी हो चुकी थी। मान लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा था, लोग 1-1 मीटर की दूरी पर खड़े थे, तो इस हिसाब से लाइन कम से कम 2,500 लोगों की थी। थोड़ी देर में लाइन लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल तक पहुंच गई। और अगर ये मान लें कि हर आदमी को शराब लेने में 30 सेकंड का वक्त लगे, तो आखिरी शख्स का नंबर 20 घंटे बाद आता। लेकिन लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, लाइन बढ़ती गई। हालत यह हो गई कि भीड़ को संभालने के लिए पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करनी पड़ी। दिल्ली में शराब पीने वालों की भीड़ इस तलब के वायरस की द्योतक है। जब दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% टैक्स लगा दिया, 1000 की बोतल 1700 में मिल रही है, तो भी इस वायरस पर कोई असर नहीं हुआ। ये दुकान जो है आज पहली बार खुली और यहाँ पे आप लंबी लंबी कतारें देख सकते हैं। लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो नई दिल्ली की इस गोल मार्केट की वाइन शॉप के पर लगी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस ने जो है वो पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर किया है। इसके अलावा ये खास ध्यान रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का सभी यहाँ पर पालन करें। इससे पहले SHO, ACP और DCP जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद थे और ये अश्योर किया गया कि जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन करें। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल जो कि गोल मार्केट से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, वहां तक ये लाइन जो है पहुंच चुकी है। और अभी क्योंकि आज पहली बार ये वाइन शॉप यहाँ पर गोल मार्केट जो कि नई दिल्ली का इलाका है वहां पर खुली है, जिसके चलते लोग यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं पूरी ये लाइन जो है वो लगभग 2 किलोमीटर तक लगी है। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है नई दिल्ली में, वहां तक ये लाइन लगी हुई है। तो लोग यहाँ पर जो है जिस तरीके से आज ये दुकान पहली बार खुली है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो शराब लेने यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देखते पूरी लाइन, ये पूरा नई दिल्ली का इलाका और यहाँ पर पूरी लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर लगी। शराब का ये वायरस दिल्ली के सिर्फ एक इलाके में नहीं पहुंचा, एक दुकान पर नहीं था, हर जगह ये नज़ारा देखने को मिला। गोल मार्केट में तो लोग दूरी का ख्याल रख रहे थे, एक दूसरे से दूर खड़े थे, लेकिन कल्याणपुरी के लोगों में इतना सब्र नहीं था। वाइन शॉप के बाहर लंबी लाइन थी, लोगों को न दूरी का ख्याल था, न कोरोना का डर था। जब हमारे संवाददाता ने लोगों से पूछा, जिंदगी जरूरी है शराब, शराब के चक्कर में कोरोना जैसी आफत को दावत क्यों दे रहे हो, तो फिर फिलोसफिकल जवाब मिले। किसी ने कहा दारू दवा है, कोई बोला 2 घंटे के अंदर जाएगी, कोरोना मर जाएगा या भाग जाएगा। किसने कहा कि शराब पीने से उनकी बॉडी सैनिटाइज हो जाएगी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सरकार को लेक्चर दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना पुलिस का काम है, पुलिस अपना फर्ज निभाए। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जो शराब खरीदने के लिए लाइन में लगे थे और शराब की दुकानों को खोलने का विरोध कर रहे थे। ये भी तो एक तरह का अल्कोहल है, सैनिटाइजर तो मिल नहीं सकते, घर में रख नहीं सकते, तो इसी बहाने इसका ही ट्राई कर लेते हैं सर। ये भी एक तरह का बताया गया है। ये 70% एक्स्ट्रा दामों पे बिक रही है, फिर भी लोगों की लंबी लाइनें लग रही हैं। सर क्या करें, ब्लैक से भी तो महंगी मिलती है दारू इतनी, इसलिए यहाँ लगे पड़े हैं। इतने नजदीक खड़े हैं, डर नहीं लग रहा है कि कहीं कोरोना ना हो जाए? क्या पब्लिक इतनी है, क्या करे, डर तो लग ही रहा, नींद भी नहीं आ रही ना रात को, फिर महंगी हो गई है सर, उसके बाद भी लोगों में इतना क्रेज है। खोलनी नहीं चाहिए सर। थोड़ा सा ये है कि बहुत दिन हो गए थे, इसलिए हमने सोचा थोड़ा थोड़ा कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ तो नंबर ही नहीं आ रहा। डर भी लग रहा है सर, अब क्या करें फिर। पीने के अगर ये ठेके ना खोलती गवर्नमेंट तो सही था, तो हम आते ना, फिर लाइन में भी ना लगते।
बीमारी से थोड़ा बचाव तो रहता। लेकिन इतनी महंगी हो रही है उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कई किलोमीटर लंबी लाइन है यहाँ पर। अब सर कहीं ना कहीं से कर रहे हैं, जुगाड़ लगे हुए हैं। अब डर भी लग रहा है लेकिन पीना भी है। कई जगह से ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर पहले तो हंसी आई। शराब की दुकानें खुली देखकर लोग बिना पी कैसे झूमने लगे। जब लाइन में नंबर आने वाला था तो नाचने लगे जैसे दुनिया की सारी खुशी मिलने वाली है, अब सारे गम दूर हो जाएंगे। तेलंगाना की सरकार ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है, लेकिन तेलंगाना ने शराब की दुकानें खोल दी हैं। इसलिए शौकीन खुश हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार ने शराब 16% महंगी कर दी है, हर बोतल पर 16% कोरोना टैक्स लगा है, लेकिन शराब पीने वालों पर इस सब का कोई असर नहीं। सुबह दुकानें खुलने से पहले ही लाइन में अपनी जगह सुरक्षित कर ली थी और नंबर आया तो नाचने लगे। आंध्र प्रदेश में भी शराब की दुकानें खुल गई हैं। सरकार को पैसे की जरूरत है और शराब से कमी पूरी हो रही है। चूंकि कोरोना का खतरा है, इसलिए आंध्र प्रदेश की पुलिस ने शराब की दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाने का अच्छा तरीका खोजा। विशाखापट्टनम में पुलिस ने आदेश जारी कर दिया, अगर शराब खरीदनी है, लाइन में लगना है तो छाता साथ होना जरूरी है। जिसके पास छाता नहीं होगा वो लाइन में नहीं लग सकता। इसके बाद जो भी पहुंचा उसके पास छाता था, सब छाता लगा लाइन में खड़े थे। छाते के चक्कर में दूरी का पालन तो हो गया, लेकिन भीड़ देखकर आप अंदाजा लगाएंगे शराब पीने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। इन दिनों साउथ इंडिया में गर्मी बहुत है, इसके बाद भी तलब कम नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शराब पर 50% टैक्स लगाया है, यानी 100 रुपए MRP वाली बोतल अब 150 रुपए में मिल रही है, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं। शराब का नशा जब चढ़ता है तो आदमी शोले फिल्म के वीरू जैसा हो जाता है। जैसी वीरू की कहानी थी, लेकिन यूपी के अलीगढ़ में शोले फिल्म की कहानी दोहराती गई। अलीगढ़ में एक शख्स शराब पीने के बाद पानी की टंकी पर चढ़ गया। असल में एक शख्स का शराब पीने को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। नशा तो था, गुस्सा भी था, तो पानी की टंकी पर चढ़ा और काफी देर तक हंगामा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची और पानी की टंकी पर चढ़े इस व्यक्ति को समझाया, घर से इसकी पत्नी और बच्चों को बुलाया। काफी मशक्कत के बाद ये शख्स पानी की टंकी से नीचे उतरा, लेकिन नीचे उतरने के बाद भी इस आदमी का ड्रामा चलता रहा। टंकी में मैं यूँ चढ़ा था भाई, हैगा मेरे को, हैगा मेरे दिन से मेरे को शराब नहीं मिली थी। मैं मेरे दिन तक चरस गांजा शराब आज मिली है। तो आज शराब पी के टंकी पे छोड़ गए? आज भैया मैं, मेरी घरवाली का नाम हेमलता है, उसका जन्म केरल में हुआ था। केरल में कौन हुई थी? हेमा मालिनी। हमारी घरवाली का भी नाम हेमलता है। तो भैया एक बात होता, धर्मेंद्र एक दफा चढ़ गया था शोले पिक्चर में, तो तुम चढ़ गए? तो भैया मैं भी तो धर्मेंद्र हूँ। धर्मेंद्र समझ के चढ़ गए। इस वायरस की तस्वीरें अलग अलग जगह से आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब पर कोरोना टैक्स लगा दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। यूपी में शराब की बोतल 5 रुपए से लेकर 400 रुपए तक महंगी हो गई। शराब की बढ़ी कीमतें आज रात 12 बजे से लागू होंगी। यूपी में देसी शराब की बोतल की कीमत 5 रुपए महंगी मिलेगी। पहले 65 रुपए की थी, अब 70 में मिलेगी। विदेशी शराब की बोतल 10 से 30 रुपए तक महंगी मिलेगी। प्रीमियम क्लास विदेशी शराब की हर बोतल पर 50 रुपए की कीमत बढ़ा दी गई है। इंपोर्टेड विदेशी शराब की हर बोतल के दाम 400 रुपए बढ़ाए गए हैं। शराब की कीमत से बढ़ोतरी से यूपी सरकार को करंट फाइनेंशियल ईयर में 2350 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे, ये अंदाजा है। मैंने आपको कल बताया था कि शराब से होने वाली इनकम के मामले में यूपी पहले नंबर पर है। वैसे भी राज्य बहुत बड़ा है। पिछले साल यूपी को शराब से 31,517 करोड़ रुपए मिले थे। इस बार टारगेट 35,000 करोड़ का है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार शराब से इन नए रेट्स की मदद से 38,000 करोड़ कमाएगी। जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो चिंता होती है, दुख होता है। 2 दिन से ऐसी बहुत सारी खबरें आई जिन्हें पढ़कर दर्द हुआ। बांदा में एक लड़के को बुजुर्ग ने शराब पीने से मना किया तो नशे में लड़के ने बुजुर्ग को गोली मार दी। कानपुर देहात में पत्नी ने शराब पीने से रोका, पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। इससे दुखी पत्नी ने बेटी के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कर्नाटक में एक ही दिन में कई सारे मर्डर हुए।
2 अलग अलग इलाकों में दोस्तों ने साथ बैठकर शराब पी, झगड़ा हुआ, मर्डर हो गया, एक लड़का शराब पीकर नाले में गिरा और मर गया। ये सब इस शराब की तलब के वायरस की खबरें हैं। इस वायरस की वजह से कितने परिवार बर्बाद हुए, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे धज्जियां उड़ी। मैं मुंबई के कमिश्नर की तारीफ करूंगा कि शराब की दुकानों पर भीड़ देखने के बाद उन्होंने कल रात ही मुंबई में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी। और मैं फिर कहूंगा कि राज्य सरकारों के फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। लोग पूछ रहे हैं क्या शराब के जरिए ही पैसा मिल सकता है? क्या सरकार को लोगों की जान की फिक्र नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकारों को उन लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए जो शराब खरीद रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। इन लोगों को कोरोना की मदद नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के पास शराब खरीदने के लिए पैसा है उन्हें मुफ्त में राशन देने की क्या जरूरत। मैं मानता हूं कि चूंकि लोग शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, तो जहां जहां इन नियमों का पालन ना हो रहा हो वहां तो दुकानों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। और दुकानों को खोलने की यही शर्त रखनी चाहिए कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, दूरी बनाए रखेंगे, तभी ये दुकानें खुलेंगी। मुसीबत के वक्त में जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, तब शराब की दुकानों की भीड़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रही है। हमारी पुलिस का काम और बढ़ गया है। हमारी पुलिस के जवानों की जिंदगी को ये हादसे और खतरे में डाल रहे हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जो लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं समझते, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, उनकी वजह से हमारी पुलिस के अफसरों की, पुलिस के जवानों की जान कैसे खतरे में पड़ती है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जिसका इलाज सबसे पहले करना जरूरी है। चाहे शराब की दुकानों से भीड़ को हटाना हो, चाहे तबलीगी जमात के लोगों को खोजना हो, चाहे सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना हो, चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की सुरक्षा करनी हो, फ्रंट लाइन पर पुलिस होती है। और हमारी फोर्स के जवानों ने जान देकर भी यह फर्ज निभाया है। अब तक देश भर में कम से कम 1 दर्जन पुलिसकर्मी कोरोना का शिकार होकर शहीद हो चुके हैं। करीब 800 पुलिस वाले कोरोना के शिकार हैं, इन्फेक्टेड हैं। अकेले महाराष्ट्र में 456 पुलिस वाले अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 38 पुलिस वाले कोरोना से इन्फेक्टेड हुए, जबकि अब तक 4 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। क्योंकि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई है, इसलिए जिन 4 पुलिस वालों की जान गई है, उनमें से 3 की मौत मुंबई में और 1 की पुणे में हुई। मुंबई में पुलिस वाले जिस रफ्तार से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, उसके बाद यह फैसला लिया गया है कि 55 साल से ज्यादा उम्र वाले पुलिस के लोगों को फील्ड ड्यूटी नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद जो लोग फील्ड में तैनात हैं, वो लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। मुंबई के सिर्फ एक थाने में 26 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जे मार्ग पुलिस स्टेशन के 12 पुलिस अधिकारी और 14 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हैं। स्लम एरिया में लोक संख्या का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर हमको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करवाने के लिए। उनके टॉयलेट्स कॉमन होते हैं, उनकी गलियाँ छोटी होती हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स हमको आती हैं। लेकिन जिस तरह का एरिया है उस तरह का प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दिया जाता है। अगर हम जो संक्रमित एरियाज़ हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं उसके पास जो हमारे लोग होते हैं उनको पूरा सूट दिया जाता है, पूरा किट दिया जाता है वापरने के लिए। और कम संक्रमण का एरिया है तो वहाँ ग्लव्स और मास्क तो सभी को कंपलसरी दिया गया है, सैनिटाइज़र भी सबको कंपलसरी दिया गया है। और SOPs सबको पता है, कहाँ खड़े रहने पर किस तरह का काम करना है, ये सबको पता है। और उस तरह से अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। क्योंकि मुंबई में कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस हैं, सबसे ज़्यादा मौत हुई हैं, इसलिए यहाँ इन्फेक्शन का शिकार हुए पुलिस वालों की संख्या भी ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में भी 70 पुलिस वाले कोरोना का शिकार हुए हैं। 3 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। हालांकि कोरोना के मरीजों की संख्या के मामले में इंदौर नंबर 1 है। इंदौर में 13 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा 50 पुलिसकर्मी भोपाल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पुलिस वालों के परिवार के 30 लोग भी कोरोना के इन्फेक्शन का शिकार हुए। पुलिस वालों का कहना है कि कई बार कोरोना पॉजिटिव मरीज उनके पास आते हैं, वो लोग कुर्सी, टेबल या बैरिकेडिंग को छू लेते हैं। हालांकि जब ये लोग पुलिस के पास आते हैं तब इन्हें पता नहीं होता कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, और अनजाने में ही ये बीमारी वो पुलिस वालों को दे जाते हैं।
इसके अलावा पुलिस वालों को हॉटस्पॉट इलाकों में जाना पड़ता है। इन सब का नतीजा ये कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो गए। आते हैं और इधर बेरिंग वगैरह ये वो कर लेते हैं, छू लेते हैं। आप वो छू लेते हैं, आप मना नहीं कर पाते क्या? मना करते हैं, उनका हमको क्या मालूम पॉजिटिव है। घर में रहो, सुरक्षित रहो, रोड पे नहीं निकले, अपने जो काम वगैरह है उसी जरूरी काम तभी रोड पे आए वो। जी जी। लेकिन इस दौरान संपर्क में भी आ जाते हैं आप लोग? हाँ, हम भी संपर्क में आते हैं। जमाती भी यहाँ से निकले? जमाती वगैरह वो भी निकलते हैं। मैंने मुंबई का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश के 2 शहरों का, इंदौर और भोपाल का हाल आपको बताया। इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने पूरे देश में जहां जहां पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आए हैं उनकी रिसर्च की, डिटेल्स निकाली। उत्तर प्रदेश पुलिस में 52 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सबसे ज़्यादा 24 पुलिस वाले तो कानपुर में कोरोना का शिकार बने। कुछ दिन पहले कानपुर के बजरिया थाने में पुलिस वालों पर हमला हुआ था। हमला करने वाले आरोपी में से 3 कोरोना पॉजिटिव मिले। इनकी वजह से वायरस पुलिस वालों तक पहुंचा। यूपी के 3 शहरों में पुलिस में कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं। कानपुर में 24, फिरोजाबाद में 11 और बनारस में भी 11 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। क्योंकि जवानों को खतरा सबसे ज़्यादा है, वो कोरोना के सस्पेक्ट के सबसे करीब रहते हैं और इस खतरे से बचाने का एक ही उपाय है कि जवानों को सुरक्षित बेहतर इक्विपमेंट दिए जाएं, इन जवानों की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। अब उत्तर प्रदेश में सरकार पुलिस के जवानों की डाइट का ख्याल रख रही है। जवानों को अदरक, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा दिया जा रहा है ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। इसके अलावा प्रोटीन डाइट के लिए उन्हें चने दिए जा रहे हैं। लखनऊ का ये सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है सदर, जहां पर 105 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। पूरा जो इलाका है, बड़ा मार्केट है लखनऊ का, उसके आसपास जो तोपखाना है, सब ये इलाके सील है। इस तरह से लोगों को घरों के बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले आपको हर जगह ड्यूटी करते दिखेंगे। वो अंदर भी जा रहे हैं, लोगों को घर के अंदर रहिए समझा रहे हैं। बैरियर्स पे इनकी ड्यूटी है। तो ये पुलिस वाले कोरोना से कैसे लड़े, इसका इंतज़ाम पुलिस कर रही है। इनके लिए काढ़ा बनाया जा रहा है और चने, जो हाई प्रोटीन डाइट है, वो इनको दी जा रही है लखनऊ के जो जॉइंट कमिश्नर पुलिस है नवीन अरोड़ा की तरफ से। इस समय ये गाड़ी आई है, ये इनको काढ़ा और ये चना बांट रही है। आप लोग क्या क्या लेके आए हैं गाड़ी में? काढ़ा है और नींबू पानी और चना है। तो ये अलग अलग जाके आप सारे जगहों पे जगह वितरण कर रहे हैं, जगह जगह वितरण कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट क्षेत्र है वहाँ पे। काढ़ा 1 ग्लास से ज़्यादा भी पुलिस वाले मांगते हैं? हाँ जरूर मांगते हैं, पर दे देते हैं, जैसी कैपेसिटी होती है दे देते हैं। ये जो काढ़ा बन रहा है, क्या इसमें किस तरह से बनाया जा रहा है और कैसे ये कोरोना से बचाएगा पुलिस वालों को? देखिए, कोरोना का अभी तक जहाँ तक ये है कि कोई अभी वैक्सीन मिली नहीं। इम्यून सिस्टम ही जिसका स्ट्रांग है वही इस बीमारी से अगर उसकी उसमें चपेट में आता है तो उससे बचने का एकमात्र अभी तक बताएगी कि इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रांग है वही बचेगा। तो ये जो हमारी आयुर्वेदिक विधा है, जो हमारी भारतीय पद्धति है, वो पुरानी जो पारंपरिक ढंग से है उसी के पैटर्न पे ये काढ़ा गिलोय है। इसमें नींबू और तमाम चीज़ें मिला करके ये दी जा रही है ताकि इनकी जो इम्यून सिस्टम वो मेंटेन रहे। पुलिस वालों ने जो बात की बहुत समझदारी की है। उन्हें मालूम है और सबको मालूम होना चाहिए कि कोरोना वायरस का कोई एंटीडोट, इसका कोई इलाज अभी तक नहीं है। और जब तक इलाज नहीं है तब तक हम सबको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। और जैसा मैंने कल बताया था, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने का सबसे बेहतर तरीका है योग, अनुलोम विलोम और कपालभाति। और ये कैसे आप करेंगे, ये अगर आपको समझना है तो सुबह 8 बजे इंडिया टीवी खोलिए, आपको स्वामी रामदेव मिलेंगे। वो आपको बताएंगे कि कैसे कपालभाति करना है, कैसे अनुलोम विलोम करना है, कैसे आपकी ताकत को बढ़ाएगा। ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। जहाँ तक पुलिस वालों का सवाल है, पुलिस वालों को डाइट के अलावा सेफ्टी किट भी दी जा रही है। मास्क और ग्लव्स तो उनके पास पहले से थे, अब इन्हें फेस कवर, इनहेलर और पीपीई किट भी दी जा रही है। जहाँ ज़्यादा खतरा है वहाँ ये पीपीई किट का इस्तेमाल करेंगे। जिन पुलिस वालों की ड्यूटी कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में है, क्वारंटीन सेंटर में है, उन्हें तो इनहेलर और पीपीई किट पहले से दी जा रही थी। यूपी में करीब 90,000 पुलिस के जवान हैं, वो फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं।
पुलिस से जुड़ी एक दुख भरी खबर दिल्ली से भी आई। यहां कोरोना की वजह से 31 साल के पुलिस कांस्टेबल अमित राणा की मौत हो गई। कोरोना से दिल्ली पुलिस के किसी जवान की पहली मौत है। डराने वाली बात यह कि 3 दिन पहले तक अमित राणा बिल्कुल नॉर्मल थे, सोनीपत के रहने वाले थे। 4 मई को यानी 2 दिन पहले वो सोनीपत से दिल्ली आए, तब उन्हें बुखार आया, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उन्हें पहले दीपचंद बंधु हॉस्पिटल ले जाया गया। जब तबीयत ठीक नहीं हुई तो फिर उन्हें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। अमित राणा भरतनगर पुलिस स्टेशन में तैनात थे। अब उनके साथ काम करने वाले 10 पुलिस के जवानों को भी क्वारंटीन में भेजा गया है। सोनीपत में अमित के घर वालों और वहां के प्रशासन को जानकारी दे दी गई है। अब अमित के घर वालों का भी कोरोना टेस्ट होगा। अमित दिल्ली पुलिस के पहले जवान हैं जिनकी कोरोना की वजह से जान गई। अब तक दिल्ली पुलिस के 70 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस से पुलिस ही नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी इफेक्टेड हो रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के 154 जवान अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारी रिसर्च से पता चला कि इनमें 60 जवान वो हैं जिनकी ड्यूटी दिल्ली के जामिया और जामा मस्जिद इलाकों में लगी थी। 37 जवान त्रिपुरा में तैनात थे, जबकि 6 बीएसएफ के जवान वो हैं जो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम के साथ वेस्ट बंगाल के दौरे पर गए थे। आज जोधपुर से बीएसएफ के 30 जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई। ये सभी जवान दिल्ली के दंगों के बाद से ही जामा मस्जिद के इलाके में तैनात थे। 65 जवानों की टुकड़ी कुछ दिन पहले ही दिल्ली से जोधपुर गई थी, जहां इनका टेस्ट हुआ और आज इनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनकी जामा मस्जिद के पास में ड्यूटी दे रही थी। वो लगभग 28 के आसपास की वहाँ की ड्यूटी थी और वहाँ पॉजिटिविटी आने के दौरान उनको बाकी जवानों को यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया था। और क्वारंटाइन के दौरान बीएसएफ पर्सनल से जो हमारा कांटेक्ट था उसके आधार पर संपर्क लेने इनके सैंपलिंग लेने की बात हुई और सैंपलिंग के दौरान इनमें जो लगभग 65 लोगों के सैंपल हमने लिए हैं जिसमें 30 की पॉजिटिविटी है। तो बिल्कुल ये ऑलरेडी क्वारंटाइन के अंदर ही है और बिल्कुल किसी पब्लिक से, नॉर्मल पब्लिक से इसका किसी का कॉन्टेक्ट नहीं। हमारे पुलिस के जवानों ने, अफसरों ने, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने इस मुश्किल वक्त में जिस जज्बे के साथ काम किया है उसको पूरा देश सलाम कर रहा है। इनकी कुर्बानी को, इनके त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। इन डॉक्टर्स ने, पुलिस वालों ने क्या क्या झेला है ये कैसे भूल जाए? क्या भूल जाए उस डॉक्टर का खून से सना चेहरा जिस पर इंदौर में हमला हुआ था? क्या भूल जाए उन पुलिस वालों की तस्वीर जिन पर पत्थरों की बरसात कर दी गई थी? वो हेल्थ वर्कर जिनके मुंह पर थूका गया था? कैसे भूले उस नर्स की तस्वीर जो अपने छोटे से बच्चे को हसरत भरी निगाहों से देखती रही पर मिल नहीं पाती थी? इसीलिए ऐसे लोगों पर गुस्सा आता है जो पुलिस से, डॉक्टर से बदसलूकी करते हैं। मजबूरी तो है कि ऐसे शैतान लोगों को उनके हाल पर भी नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन उनका इलाज तो होना चाहिए। अगर नफरत के इस वायरस को नहीं रोका गया तो फिर इटली की तरह लाशों के ढेर लग जाएंगे। अगर इन लोगों को लॉकडाउन तोड़ने से न रोका गया तो हमारे यहां भी स्पेन की तरह डॉक्टर कम पड़ जाएंगे। अपने मुल्क में अमेरिका की तरह आईसीयू और वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि शमशान घाट और कब्रिस्तान हमारे यहां भी कम पड़ जाएं? अगर नहीं तो छोटी छोटी बातों पर हंगामा करना बंद कर दीजिए। हर बात में नफरत भरे वीडियो वायरल करना रोकना होगा। आपसी झगड़े बाद में निपट लेंगे, पहले इस वायरस से अपने आप को, अपने परिवार को बचाना जरूरी है, क्योंकि ये सब वायरस वो हैं जो कोरोना वायरस को बहुत आगे तक ले जाते हैं। और कोरोना वायरस को आगे ले जाने वाला एक और वायरस है लापरवाही का। इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद, लेकिन ये ब्रेक सिर्फ 20 सेकंड का एक स्पॉन्सर्ड मैसेज है। Thank you. Hey, careful. What? It kills bacteria. Very funny. I know. Asian Paints Royale Health Shield. The paint that cares for you. लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में जो मजदूर फंसे हैं उनकी मुश्किलात देखकर सरकार ने उन्हें वापस लाने का फैसला तो कर लिया। हजारों मजदूर अपने होम स्टेट में पहुंच चुके हैं, लेकिन
वापस आने पर कई जगह उनके साथ जो सलूक हुआ उसे देखकर नाराजगी हुई। जो तस्वीरें अब आप देखेंगे ये लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर की हैं। ये लापरवाही के और बेईमानी के वारिस की तस्वीरें हैं। मजदूरों का ये परिवार महाराष्ट्र से वापस आया, लेकिन जिस तरह इन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है उसे देखकर गुस्सा आएगा। जिस मशीन से गाड़ी को धोते हैं या उसे सैनिटाइज किया जाता है, उसी से इस परिवार को सैनिटाइज किया जा रहा है। छोटा सा बच्चा है, इतनी फोर्स से उस पर केमिकल डाला जा रहा है। केमिकल का फोर्स इतना ज़्यादा है कि बच्चे को चोट लग सकती है। मामला सामने आया, लखनऊ के डीएम ने नगर निगम के 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया और एक अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक और तस्वीर आई, जिससे साबित होता है कि मजदूरों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। केरल से बिहार जा रहे मजदूरों को ट्रेन में ऐसा खाना दिया गया जो सड़ा हुआ था। मजदूरों ने इस खाने को बाहर फेंक दिया। मजदूरों का कहना था कि खाने से बदबू आ रही थी, ऐसा खाना खाकर तो अच्छा खासा आदमी बीमार हो जाएगा। क्या हुआ देखिए, खाना किस तरह दिया है। यहाँ पूरा हम लोग केरल से आ रहे हैं, लेकिन अभी कितना अच्छा स्वच्छ खाना उधर दे रहा था, लेकिन यहाँ आसनसोल में आया तो पूरा बदबू दे रहा है खाना में। ठीक है ना, खाना खाने काबिल नहीं है खाना, समझ रहे हैं ना। ये बताइए और तो बीमारी से फैलेगा कि कमेगा। खाना पूरा खराब है, खाने काबिल नहीं है खाना। पूरा जितना भी सवारी थे सब बिक दिया है खाना। देख लीजिए इधर, यही आसनसोल का हाल है। देख रहे सब बिक रहा है खाना। देखिए सब ये और बीमारी फैलाएगा। खाना में पूरा बदबू है, रात का खाना है। कितना बास मार रहा है, पूरा बास मार रहा है। यहाँ बिकने के बाद भी पूरा एकदम बदबू आ रहा है, खाना सड़ा हुआ खाना है। जब मजदूरों को ऐसा खाना देते हुए देखा तो बहुत दर्द हुआ, लेकिन एक बात का भरोसा हुआ। इन मजदूरों की बात सुनी आपने, वो कहते थे इसका वीडियो बनाइए। वीडियो बनाकर क्या करेंगे, न्यूज़ चैनल को देंगे। न्यूज़ चैनल जब इसको दिखाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, और ये हुआ भी। जब ये खबरें दिखाई गई तो इसके बाद सरकारी अफसर एक्शन में आए, इन मजदूरों को बेहतर खाना दिया गया। लेकिन इस वायरस को, इस बेईमानी के वायरस को दूर करने की जरूरत है। सरकार तो देश भर में फंसे मजदूरों को ट्रेन के जरिए भेजने का काम कर रही है। हजारों मजदूरों के घर पहुंचा दिया गया है, लेकिन सरकारी मुलाजिमों की छोटी छोटी लापरवाही कितनी तकलीफ दे देती है, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। अब मैं आपको कोरोना से जुड़ी 2 खबरें बताता हूं जो थोड़ी राहत देने वाली हैं। पहली तो अपने देश में कोरोना के हालात को लेकर है। ये सही है कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, और ये भी सही है कि कोरोना के मरीजों की संख्या का ग्राफ गिर नहीं रहा है। इसको लेकर काफ़ी चिंता है। लेकिन हमारी रिसर्च टीम ने कुछ फिगर्स को एनालाइज किया, गहराई से उनकी जांच की, रिसर्च की, तो पता चला कि दूसरे देशों के मुकाबले जब हम कंपेयर करते हैं तो तस्वीर राहत वाली दिखती है। ऐसा लगता है कि अभी हालत उतनी खराब नहीं हुए, लेकिन खतरा टला नहीं है। तो भी हम दूसरे मुल्कों से बेहतर हैं। जैसे बार बार दावा किया जा रहा है कि हमारे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या इसलिए कम दिखती है क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहे, कम संख्या में टेस्ट हो रहे हैं, मरीजों की तादाद कम दिखाई देती है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि असल में कोरोना के कितने मरीज देश में वायरस को फैलाते हुए घूम रहे हैं, ये तो किसी को पता ही नहीं है। राहुल गांधी ने तो ये बात कई बार कही है। इसलिए मैंने अपनी टीम से कहा कि इन आंकड़ों की जांच की जाए, फिगर्स की जांच की जाए। अमेरिका में सबसे ज़्यादा मरीज हैं, कुल 77 लाख लोगों के टेस्ट हुए। इनमें से 12,37,000 लोग पॉजिटिव निकले, यानी 16% लोग पॉजिटिव। इंग्लैंड में 13,83,000 लोग के टेस्ट हुए, इनमें से 1,94,000 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड निकले, 14%। इटली में 22 लाख लोगों का टेस्ट हुआ, 2,13,000 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, और इटली में इन्फेक्शन का रेट 9.68% है। स्पेन में 19 लाख लोगों के टेस्ट हुए, इनमें से 2,50,000 इन्फेक्टेड पाए गए,
यानी स्पेन में इन्फेक्शन का रेट 13.1%। फ्रांस की फिगर देख लीजिए, 11 लाख लोगों के सैंपल लिए गए, 1,70,000 लोग इन्फेक्शन का शिकार मिले, यानी फ्रांस में इन्फेक्शन रेट 15.5%। कनाडा की फिगर देखिए, 9,40,000 लोगों के टेस्ट हुए, इनमें से 62,000 लोग कोरोना इन्फेक्टेड निकले। परसेंट के लिहाज से देखें तो कनाडा में हालत बाकी मुल्कों के मुकाबले बेहतर है, इन्फेक्शन रेट 6.4% है। अब अपने देश की फिगर देखिए, भारत में फ्रांस और कनाडा से ज्यादा लोगों के टेस्ट हुए हैं, लेकिन मरीजों की संख्या इन दोनों मुल्कों से काफी कम है। अगर इन्फेक्शन का रेट देखें तो दुनिया में फिलहाल सबसे कम है। भारत में 12,87,000 लोगों के टेस्ट हुए हैं, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, 12,87,000। इनमें से 49,391 केस पॉजिटिव मिले, करीब 50,000 केस पॉजिटिव मिले, यानी इन्फेक्शन का रेट है 3.8%, 3.8%। अगर अमेरिका में 100 में से 16 लोग इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं, तो भारत में 100 में से 4 से भी कम लोग कोरोना के शिकार हैं। अब इसमें टेस्ट की संख्या से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने एक ट्रेंड निकाला है। दुनिया भर में दूसरे मुल्कों के टेस्ट सैंपल पॉजिटिव और केसेस को रेशो निकाला है, तो ये तो गलत नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कि इस वक्त कुछ नहीं बिगड़ा है, हालात हाथ से बाहर नहीं है, कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में नहीं पहुंचा है, ये बड़ी बात है। कल ही हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि लॉकडाउन का ये बड़ा फायदा हुआ कि हमने देश में कोरोना को थर्ड फेज में जाने से रोक लिया। देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसीलिए हमारे देश में केसेस की संख्या कम है, वरना अब तक हाल अमेरिका जैसा होता। ये राहत की बात है, लेकिन सचेत रहने का और सावधान होने का संकेत भी है। इस वक्त थोड़ी सी ढील दी, थोड़ी सी लापरवाही बरती तो मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि जो ताकतवर मुल्क हैं जिनका हेल्थ सिस्टम दुनिया भर में सबसे बेहतर है, जब उन देशों ने कोरोना के सामने घुटने टेक दिए तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उतना मजबूत तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ इतनी बड़ी संख्या 135 करोड़ लोग, इसलिए एक ही रास्ता है, सावधान रहिए, बचकर रहिए, दूर रहिए, दूरी बनाए रखिए, क्योंकि जब तक कोरोना का वैक्सीन खोजा नहीं जाता, जब तक इसका एंटीडोट नहीं बनता, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग ही बचाव का एकमात्र तरीका है। कोरोना वायरस ऐसी महामारी है जिससे पूरी दुनिया परेशान है। आज की फिगर देखें तो दुनिया भर में 2,61,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मैं आमतौर पर अपने देश में जो वैज्ञानिक हैं उनसे और दुनिया भर में जो वैज्ञानिक हैं उनसे बात करता रहता हूं, डॉक्टर से चर्चा करता रहता हूं, ताकि पता चले कि इस वायरस का तोड़ निकला कि नहीं निकला, कोई वैक्सीन मिला कि नहीं मिला, तैयारी कितनी है। और दुनिया भर के साइंटिस्ट कहते हैं कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे हैं, जगह जगह इसके तरीके खोजे जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 30 से ज्यादा वैक्सीन पर तो अपने देश में काम चल रहा है, हमारे साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं। और दुनिया में 190 से ज्यादा वैक्सीन पर एक्सपेरिमेंट होने का दावा किया गया है। बहुत से देशों के साइंटिस्ट ने यह बताया कि वो मंजिल के करीब हैं, जल्दी ही कोरोना की वैक्सीन मार्केट में होगी। लेकिन जब इसकी जांच की तो पता चला कि कोरोना की वैक्सीन बनने में कम से कम 7 से 8 महीने का वक्त तो और लगेगा। हालांकि अमेरिका, इटली और इजराइल, यहां के जो साइंटिस्ट हैं, उनका दावा है कि उन्होंने वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब उसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। किसी का दावा है कि ये इंसानों पर ट्रायल चल रहा है, किसने ये बताया कि ये अब जानवरों पर ट्रायल चल रहा है। लेटेस्ट दावा जो मुझे पता चला वो इजराइल का है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने दावा किया कि इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी बनाने में सफलता हासिल की है और इसका इंसानों पर ट्रायल सफल रहा है। ये एंटीबॉडी इंसानों के जिस्म में मौजूद कोरोना वायरस को खत्म करने में कामयाब रही है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि क्योंकि इस खोज को पेटेंट कराने का प्रोसेस चल रहा है, पेटेंट होने के बाद इसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगा। और चूंकि नफ्ताली बेनेट 2 दिन पहले इस इंस्टीट्यूट में गए थे, इसलिए उनके दावे की चर्चा हर जगह हुई। हालांकि इंस्टीट्यूट ने खुद इसके बारे में कुछ नहीं कहा, कोई रिसर्च पेपर दुनिया के सामने नहीं रखा।
इस एंटीबॉडी के इंसानों पर प्रयोग से तो इंस्टीट्यूट ने इनकार किया है। तो जब रिसर्च की तो पता चला ये दावा पूरी तरह सही नहीं भी हो सकता। शक की वजह यह है कि इससे 1 महीने पहले भी इसी इंस्टीट्यूट में कोरोना की एंटीबॉडी तैयार करने का इसी तरह का दावा किया गया था, लेकिन वो गलत निकला था। इटली ने भी वैक्सीन बनाने का दावा किया है। हालांकि इटली ने यह साफ किया है कि उसके यहां जो वैक्सीन तैयार हुआ है उसका भी इंसानों पर प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए यह इंसानों के शरीर में कितना कारगर होगा यह कहना फिलहाल मुश्किल है। कोरोना की एंटीबॉडी तैयार करने से संबंधित यह रिपोर्ट साइंस टाइम्स में छपी है। इसमें दावा किया गया कि इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शन डिजीज के डॉक्टर्स ने यह एंटीडोट तैयार किया है। चूहों पर इसके एक्सपेरिमेंट्स सफल रहे हैं। लेकिन एक बात आपको यहां बता दूं, 1 महीने पहले टाकीज कंपनी ने इसी तरह का दावा किया था। इस कंपनी के सीईओ ने कहा था कि कंपनी ने कोरोना का एंटीडोट तैयार कर लिया है, लेकिन इतनी बड़ी बात को, इतनी बड़ी कामयाबी को कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर नहीं डाला, इसलिए इस दावे पर भी सवाल खड़े हुए। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के दावों के बारे में क्या कहा जाए। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि चमत्कार होने वाला है, अमेरिका दुनिया को दिखा देगा, कोरोना से मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि 95 से ज्यादा वैक्सीन पर काम हो रहा है। जल्दी ही कोरोना को खत्म करने वाला हथियार सामने होगा। For the vaccines, a tremendous amount of progress. जहां तक वैक्सीन का सवाल है, इसमें सराहनीय प्रगति हुई है। ऑक्सफोर्ड और जॉनसन एंड जॉनसन लैब ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमें अब देखना है कि क्या हम वैक्सीन के फाइनल स्टेज तक कब पहुंचते हैं। इस दिशा में दूसरे देश भी आपस में मिलकर बेहतर काम कर रहे हैं। जो भी देश पहला वैक्सीन बनाने में कामयाब होंगे, उन्हें मेरा सैल्यूट। हम लोग पहला, दूसरा या तीसरा वैक्सीन बनाने की होड़ में लगे हैं। हम लोग ऐसी वैक्सीन की तलाश में हैं जो कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर सके। We're not looking for first, second, or third. We're looking to get a vaccine that works. अब मुसीबत यह है कि ट्रंप की बातों पर आजकल दुनिया कम यकीन करती है। लोगों को उम्मीद थी कि कम से कम चाइना इस वायरस का तोड़ निकालेगा, लेकिन शी जिनपिंग को भी आजकल लोग शक की निगाह से देखते हैं। दुनिया में लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं। अगर हमारे वैज्ञानिकों ने इस वायरस का एंटीडोट बना लिया, तैयार कर लिया, तो पूरी दुनिया में भारत का नाम होगा। तो मैं तो कहूंगा, अपने वैज्ञानिकों से अपील करूंगा कि पूरी ताकत लगा दें, जान लगा दें। हालांकि ये काम आसान नहीं है, लेकिन अगर ये काम हुआ तो देश के लिए बड़ा होगा।